लेंस क्या होता है? तो ए बी और सी डी पैरेलल लेंस है और ई एफ जो इसको क्रॉस कर रहा है दोनों लाइन को, वो है ट्रावर्सल लाइन। ई एफ इज अ ट्रावर्सल लाइन, ए बी पैरेलल टू सी डी। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वो ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? यदि कोई लाइन कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है कि एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, तो वो सारी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो जैसे 1 2 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 4 5 6 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कंकरेंट लाइन कहा जाता है कि यदि सेट ऑफ लाइन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। यदि मान लो कि लाइन बहुत सारे लाइन है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं, डैट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। तो कंकरेंट लाइन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 और L2 लाइन 2 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस फॉर्म में लिखें, लाइन 3 को इस फॉर्म में लिखें। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई ऑफ L1 एंड L2। मान लो कि लाइन L1 और L2 क्या हो रहा है? कट रहा है, आपस में कट रहा है ना L1 एंड L2। तो जो कट रहा है जिस पॉइंट पे, वो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक्स और वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम दो ही लाइन को ले रहे हैं, L1 और L2 को। तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ये इस जगह पे इस एरिया पे हम अपना उंगली मतलब इसको रिमूव कर देंगे, इसको दिमाग से ही हटा देंगे। कुछ मतलब पहले शुरू में हम हटा देंगे इसको दिमाग से। फिर देखेंगे कि b1 इंटू C2 माइनस B2 C1, इसको पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B2 C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फिर डिवाइड भी करेंगे, जैसे यहाँ B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड में करेंगे, A1 B2 फिर B1 माइनस B1 A2, इस तरह से। उसी तरह y को निकालेंगे, y को निकालने के लिए y वाला जो एरिया है ना, ये रिमूव कर देंगे पहले, हाँ। और फिर इसको C1 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 से, इसके आगे वाला C1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को A1 से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे यहाँ हुआ है। और डिवाइड में A1 B2 माइनस A2 B1। यदि हम x और y को लाइन L3 मतलब लाइन अगल मतलब थर्ड लाइन में, यदि हम उस मतलब थर्ड लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में x y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया जाए और वो 0 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि L1 L2 L3 है ना कंकरेंट लाइन है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि if L1 L2 L3 आर कंकरेंट लाइन, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा। यहाँ पे A1 कोफिशिएंट है x का, B1 y का, और ये C1 C2 C3 कांस्टेंट है तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, ऐसे। तो इसको डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो पहले a के निकालेंगे, तो a को निकालने के लिए a पे उंगली रख देंगे और फिर इसको एक सेकेंड, फिर ए पे उंगली रख देंगे और जिस ए वाला कॉलम हटा देंगे और ये वाला रो हटा देंगे। तो ये वाला रो ये वाला है ABC और कॉलम कौन है ADG, हटा देंगे और लिखेंगे A इंटू और फिर ये लिखेंगे EHFI, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस मतलब हुआ कि
जैसे यहाँ पे होता है कि ऐसे होता है, मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, तो -1, हाँ सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे, 2 + 1, तो क्या होगा, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। तो इसी तरह से -b होगा, -b, और b के ऊपर रखेंगे उंगली, b के ऊपर उंगली रखेंगे, b के ऊपर उंगली रखेंगे, b के ऊपर उंगली रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो b वाला जो रो है वो हटा देंगे दिमाग से, और b वाला कॉलम जो है वो भी हटा देंगे दिमाग से, बचेगा d और i और g और f। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे डी जी और f i, माइनस b इंटू ऐसे करके प्लस c करेंगे। उसी तरह से c वाला को हटा देंगे, c वाला के रो और कॉलम हटा देंगे, और बचेगा d और h और e और g। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस हो गया। इसी तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है। टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। एक्यूट एंगल में 0-90 डिग्री के बीच में एंगल होता है। राइट एंगल में एंगल 90 डिग्री बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। स्ट्रेट एंगल में ए = 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल में 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में ये होता है। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। उसी तरह से दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन ए पैरेलल लाइन ड्यू टू ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के कारण दो पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनेगा उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो ये 2 है ना, यहाँ 6 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? 1 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 5 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 6 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वर्टिकली अपोजिट, सॉरी गलती हो गया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 है, 3 और 5 है, और 4 और 2 है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट है। 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट, और 8 और 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है हम जानते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हम समझ गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी समझ गए। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी समझ गए। अब एंगल बाइसेक्टर, यदि किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो भी लाइन है उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन है जो थीटा को बाइसेक्ट कर रहा है, θ/2 और θ/2 के टर्म में, तो एंगल बाइसेक्टर इसको कहेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर,
ए लाइन विच कट्स एंगल बिटवीन एक्सटर्नल लाइन एंड गिवन लाइन, मतलब जो एक्सटर्नल लाइन और गिवन लाइन के बीच में, यानी ए लाइन विच कट्स ए एंगल बिटवीन एक्सटर्नल लाइन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइन क्या है, ओ ए डैश है, और गिवन लाइन क्या है, ओ सी है। तो गिवन लाइन, एक्सटर्नल लाइन ओ ए डैश और गिवन लाइन है ओ सी। इसको बाइसेक्ट करने वाला कौन लाइन है, ये है। इसको ओ बी है, तो ओ बी को इंटरनल बाइसेक्टर कहेंगे। पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव साइड इज वर्टिकल। पॉलीगन में यदि दो निरंतर कंसेक्यूटिव साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसको वर्टिसेस कहा जाता है। एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव साइड्स को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। यदि दो कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में जो एंगल होगा उसको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। नंबर ऑफ साइड 3, नेम क्या होगा, ट्राइंगल। 4 होगा क्वाड्रिलेटरल, 5 होगा पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। कन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, ए पॉलीगन हुज नॉन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज नॉट मोर देन 180 डिग्री। कन्वेक्स पॉलीगन उसको कहते हैं जिसमें कोई भी इंटीरियर एंगल है ना 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। कॉन्केव जस्ट इसमें कहा जाता है कॉन्केव पॉलीगन में कि कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, मोर देन 180 डिग्री। कॉन्केव पॉलीगन इसमें मोर देन 180 डिग्री। लिस्ट 1, रेगुलर पॉलीगन क्या कहा जाता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन कैसे होता है, सभी साइड्स और एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को हम, मतलब रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। इन कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड सम ऑफ ऑल कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स क्या होता था कि जिसमें इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री से कम है, और सारे के सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं कन्वेक्स पॉलीगन में, पहले हम डिस्कस किए हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, 2n-4, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन कन्वेक्स पॉलीगन इज 360 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड, मतलब ऐसे पॉलीगन का डायगोनल्स कितना होगा जो जिसमें एन साइड पॉलीगन का डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, तो n इंटू n-3/2। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल किसे कहते हैं, ट्राइंगल साइड के बेस पे क्लासिफाइड किया गया, एंगल के बेस पे क्लासिफाइड किया गया। साइड के बेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्केलर ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में नहीं पता है, मतलब पता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से लेस देन होता है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मीडियन किसे कहते हैं, तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद अपोजिट इंटरसेक्शन। मान लो कि किसी, यदि हम जैसे कि एक लाइन है, जैसे BC लाइन है, ट्रायंगल पे BC लाइन जो है उसके मिड पॉइंट से यदि हम कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसके मतलब इस साइड के जो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, जैसे कि इस लाइन ए लाइन है BC और D चूँकि BC का मिड पॉइंट है, और D से जो लाइन ज्वाइन करेंगे हम इस डायरेक्शन में, इस वर्टेक्स की ओर, इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे,
तो जो वर्टेक्स से लाइन ज्वाइन होगा ना वो उसको हम मीडियन कहते हैं। तो उसी तरह से ए डी मीडियन हो गया, बी मीडियन हो गया, सी एफ मीडियन हो गया, और जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस मीडियन, मतलब मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी। ए डी बी ए सी एफ कॉन्फ्लुएंस लाइन क्यों होता है कॉन्फ्लुएंस लाइन? क्योंकि ये सभी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं जो कि जी है। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ से सेंट्रॉइड्स किसे कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियम ट्रायंगल से, मतलब सारे मीडियंस के इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from opposite vertex to right side. In the figure below, L, BM and CN are the altitudes. Notes: the altitude of a triangle are concurrent. एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा? मतलब यदि मान लो कि हम किसी लाइन से मान लो कि BC लाइन से, इससे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। मान लो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा, वर्टेक्स से कनेक्ट होगा, तो ऐसे लाइन को एल्टीट्यूड कहा जाता है। ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, सारे एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल लाइज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। Ortho center of right angle lie at the vertex containing the right angle. राइट एंगल ट्रायंगल यदि है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वही ऑर्थो सेंटर होता है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो कि ये एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये है, इस एंगल का इंटरसेक्ट बाइसेक्टर ये है, और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ये है। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी न किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये बी वाला BI यहाँ 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 यहाँ, तो इन सेंटर को उसको कहा जाता है जो मतलब किसी ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है ना, किसी ट्रायंगल का एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है। I is the center of triangle ABC. Let ID perpendicular to BC. मान लो कि ID है BC के परपेंडिकुलर, then a circle with center I and radius ID is called the inner circle of triangle ABC. तो कह रहा है कि यदि मान लो कि ID BC परपेंडिकुलर है, तो एक सर्कल है जो कि सेंटर I है और रेडियस ID है, तो जो सर्कल बनेगा वो इन सर्कल होगा ट्रायंगल ABC का।
जो ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है ना, सारे साइड से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है उसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? ये लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, 3 लाइन है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो सर्कम सेंटर होता है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। कैसे इक्वल हुआ है? रेडियस है इसलिए इक्वल है। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स है। मतलब कह रहा है कि ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो हर वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा यदि तीनों साइड ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के बराबर होगा। यदि 2 साइड और इन दोनों साइड के द्वारा जो एंगल बना है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड से, और दोनों साइड के से जो एंगल बना है यानी अल्फा इक्वल हो रहा है, और AB और D इक्वल है, AC और DF इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। 2 एंगल एंड 1 साइड ऑफ ए 1 ट्रायंगल। 2 एंगल एंड 1 साइड ऑफ ए 1 ट्रायंगल। ये 2 एंगल आपस मतलब इक्वल है और एक ट्रायंगल के एक साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल है, बीटा इक्वल है और ये साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट इज दे हैव द सेम शेप बट मे हैव द डिफरेंट साइड। मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी उनके शेप एक ही होंगे पर साइज अलग अलग होंगे। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। Ratio of the area of 2 similar triangle is equal to the ratio of the square of any 2 corresponding side। मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बराबर होगा 2 corresponding साइड के स्क्वायर के। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to AB स्क्वायर, मतलब ये साइड का स्क्वायर अपॉन ये साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर ये साइड का स्क्वायर के रेशियो के इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। मतलब ये दोनों एरिया का इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका रेशियो करेंगे, वो कितने के बराबर होगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड एंड मीडियन। मतलब कह रहा है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो उनका रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो उनके मीडियन जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होंगे ना दोनों का, उन दोनों का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे BS एंड QT मीडियन है और तो इन दोनों का ट्रायंगल का रेशियो इसके मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो मतलब BS स्क्वायर और QT स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। इसी तरह एल्टीट्यूड का भी होगा।
Internal bisector of an angle of a triangle divide the opposite side internally in the ratio of side containing the angle. ये कह रहा है कि B मान लीजिए B है AC है, तो कह रहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मान लो कि ये बीपी जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल को क्यों है, क्योंकि ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ना, इस लाइन इस साइड को डिवाइड करेगा रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड करेगा कि जो एंगल मतलब एंगल जो एंगल जिस लाइन के बीच में बन रहा है उनके रेशियो में डिवाइड करेगा इस साइड को। मतलब ये है, मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, जैसे कि ये B हम लिखे हैं, क्या है ये B है, और इसको C लिखे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ना BP, ये BP, B यहाँ है, P यहाँ है, तो BP जो है वो AC को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम BP को P भी कर सकते हैं कि P AC को डिवाइड कर रहा है, या BP जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो AC को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो उसका रेशियो होगा, एंगल कौन सा साइड्स कंटेन किया है, AB और BC के बीच में एंगल बन रहा है, तो AB अपॉन BC करेंगे, AB को और BC के रेशियो करेंगे, और इसी रेशियो में ये साइड डिवाइड होगा। जैसे P डिवाइड्स AC इन रेशियो AB अपॉन BC, AB और BC के बीच में एंगल बना है, इसलिए AB अपॉन BC, जो कि ये साइड्स डिवाइड्स होगा, AC साइड्स डिवाइड्स होगा AB अपॉन BC रेशियो में। उदाहरण के लिए ले क्या, जैसे कि ये ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल है इसका, ऐसे ये ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ये, और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, इस यहाँ पे मान लीजिए कि 60 डिग्री एंगल है, कितना है, 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, और इस एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, कोई लाइन जो कि साइड्स को जाकर कनेक्ट कर रहा है, इस साइड्स पे जा रहा है, इधर वाला साइड्स पे, तो क्या होगा कि इस साइड्स को, मतलब इस साइड्स को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जो एंगल किसके बीच में बन रहा है, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में, तो साइड्स को डिवाइड करेगा इनको और इनको रेशियो में, इनका और इनका रेशियो में डिवाइड करेगा। Line joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side and equal to half of it. यदि हम ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को कनेक्ट किए हैं या ज्वाइन किए हैं, मतलब दो, एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल मतलब ABC ट्रायंगल है, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, और PQ को से एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो जो PQ लाइन सेगमेंट बनेगा ना वो BC के पैरेलल होगा और BC के हाफ होगा,
पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम जानते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड का सम ऑफ लेंथ, जैसे ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो ये इनका इस लाइन का सम और इस लाइन का सम और इस लाइन का सम और इस, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होता है, आपको पता होगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है। तो इन दोनों का यदि हम सम करते हैं तो इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू, जैसे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, तो इसको सम करेंगे। ये मान लीजिए कि ये ए है तो ये बी है, तो ये भी ए होगा क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल है और इक्वल, पैरेलल और इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, ये भी पैरेलल है और इक्वल है। तो लेंथ ऑफ साइड कैसे करेंगे आप, तो ए प्लस बी कीजिए ना, ए प्लस बी और प्लस पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का जो लेंथ होता है उसका सम होता है, ए प्लस बी। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में करेंगे ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वही फॉर्मूला में लिख दिया गया, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड का सम, यहाँ पे बोल दिया सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। नंबर व्हाट इज इज पैरेललोग्राम में 4 होता है, एज 4 होता है। सर्कल में आते हैं, यदि हम ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए chord which is not a diameter is at right angle to the chord, मतलब हम किसी सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोड तक मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो और कोड जो है डायमीटर नहीं है, कोड जो है डायमीटर नहीं है, तो जो कोड पे जो मतलब एंगल बनेगा ना, वो जो लाइन सेंटर से निकला है, उस मान लीजिए वो सेंटर है सर्कल का, वो से एक लाइन ड्रॉ की है इस कोड पे, तो इस कोड के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम कहेंगे कि यदि मान लो कोई सर्कल के सेंटर से कोड पे लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो वो जो लाइन जो ड्रा की है ना सेंटर से कोड पे, वो परपेंडिकुलर होगा कोड पे परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा एंगल कोड और उस लाइन के बीच में, लाइन के रिस्पेक्ट में कोड एंगल बनाएगा 90 डिग्री, या कहेंगे कोड लाइन की लाइन कोड, ऐसे ही कुछ मतलब। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सर्कल है, ये सेंटर है और ये कोड है जो कि डायमीटर नहीं है, और यदि हम इस सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं इस कोड पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना 90 डिग्री का होगा, यही बस कहना चाह रहे थे। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यदि मान लो कि जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है, और यहाँ पे कोड्स हैं, और यही कोड्स यहाँ पे एक और कोड्स हैं, तो ये कोड यदि ये कोड के लेंथ के बराबर है, तो ये दोनों है ना सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, वही बोल रहा है इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसी तरह से कह रहा है कि कोड्स आर डेड इक्वल डिस्टेंस, उसी तरह से कह रहा है कि कोड्स यदि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो दोनों कोड्स का सेम लेंथ होगा।
फिगर से पता चल रहा है। If two chords say AB and CD of a circle intersect each other internally externally at point E, then ऐसे मान लीजिए कि दो कोड्स हैं AB और CD, इंटरनली इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, E पे तो E पे कर रहे हैं। उसी तरह से ये एक्सटर्नली AB और CD को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट किया जा रहा है तो CD को एक्सटेंड किया गया है E तक और AB को एक्सटेंड किया गया है E तक, ठीक है। तो एक्सटर्नली पॉइंट E तक आया है तो कैसे होगा, A इंटू ई बी इक्वल टू C इंटू ई डी। उसी तरह से यहाँ पे होगा A E इंटू ई बी और C इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, A इंटू ए बी एंड C इंटू डी। फॉर्मूला सेम है होगा। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको कहिएगा कि जिसका 2 3 4 5 जितने भी सर्कल हैं सबके सेंटर एक ही है। टेंजेंट टू ए सर्कल किसको कहेंगे, मान लीजिए कि सर्कल पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया PT, ये PT ड्रॉ किया गया। PT क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जो टेंजेंट्स पे मान लीजिए कि इस सेंटर ऑफ द सर्कल है तो इस सेंटर ऑफ द सर्कल से यदि टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रा करेंगे ना तो ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री होगा। तो याद रखना है कि रेडियस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से एक पॉइंट से यदि एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पे, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में PA और PB इक्वल हो जाएंगे। यदि किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो PT स्क्वायर इक्वल टू होगा PA इंटू PB। पेयर ऑफ सर्कल क्या होता है, यदि दो सर्कल हैं, दो सर्कल है, दोनों सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है, मतलब दोनों सर्कल से एक ही टेंजेंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो ये जो सर्कल टेंजेंट पास हो रहा है ना उसको डायरेक्ट टेंजेंट कहेंगे और इसको भी डायरेक्ट टेंजेंट कहेंगे। उसी तरह से क्रॉस यदि पास कर रहा है टेंजेंट, ये वाला एक सेकेंड ड्रा कोई भी स्केल है, ये कैसे है, काम नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है जो ये पार हो रहा है PQ जो है ना और RS, ये है ट्रावर्स टेंजेंट या क्रॉस टेंजेंट, और ये AB और CD जो है वो डायरेक्ट टेंजेंट है। तो इन दोनों को हम तो लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, √D का स्क्वायर। D क्या है, इन दोनों सेंटर के सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या है, √D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यदि दोनों ऊपर के दोनों सर्कल टच होंगे देन D होगा R1 प्लस R2। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा एक दूसरे का, मतलब AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन
क्यू आर का इक्वल टू होगा ए सी अपॉन पी आर का। सिमिलर ट्रायंगल के केस में इक्वल टू इसका जो एच एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड के रेशियो का बराबर होगा। मीडियन का उसी तरह से मीडियन के केस में भी है, और पी से पैरामीटर होता है, पैरामीटर के केस में भी रेशियो में दोनों का इक्वल होगा। इक्वल टू अंडर रूट डेल वन बाई डेल टू। डेल टू क्या है, डेल वन क्या है, ट्रायंगल का एरिया है, डेल टू सेकेंड ट्रायंगल का एरिया है। इसी तरह देखिए अल्फा बीटा गामा है। यदि अल्फा बीटा गामा 60 डिग्री का बराबर है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, क्योंकि और इनका ऑल साइड्स इक्वल है। क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसे है, क्योंकि इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल इक्विलेटरल है। यदि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे ना तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे। और इक्विलेटरल में हम जानते हैं कि साइड्स इक्वल होते हैं सारे। और ये देखिए मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इनके दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है ना, ये बी वाला, और इस साइड्स का अपोजिट एंगल कौन है, सी वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं। इफ कोड दैट इज बेस इज सेम फॉर ट्रायंगल corresponding vertices of both triangle are equal। यदि कहा जा रहा है कि यदि कोड जो कि बेस है, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स के बेस एक ही है, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे ना वो इक्वल होंगे। यही कह रहा है। cos 90 डिग्री प्लस थीटा को फॉर्मूला में लिखते हैं माइनस साइन थीटा। और एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी, मतलब एक ट्रायंगल है और उसका साइड से दिया हुआ है, ए का अपोजिट साइड में ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड ए है, बी वर्टेक्स का बी है स्मॉल बी में, सी वर्टेक्स का स्मॉल सी है। यदि हम यदि हम सी का एंगल दिया हुआ होगा ना तो कोसाइन ऑफ सी हम लिखेंगे इक्वल टू फॉर्मूला से इसका साइड, मतलब जिस एंगल, मतलब ये जो एंगल है दो लाइन के बीच में, दो लाइन सेगमेंट के बीच में बन रहा है, यानी ए सी और बी सी के बीच में, बी सी से एंगल बन रहा है, तो लिखेंगे बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट में कौन है सी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ये वाला। कोस सी, मतलब जो जैसे सी को हम मेन लिए कोसाइन एंगल, यदि हम बी को कोसाइन एंगल लेते हैं तो क्या करते हैं, ए के जगह पे ए स्क्वायर रहता और बी के जगह पे सी हो जाता, क्योंकि ये दोनों मतलब ये दोनों साइड्स के बीच में ही तो एंगल बन रहा है, इसलिए इन दोनों साइड्स के ही लेंथ लेंगे। यदि दो लाइन पैरेलल है और उससे लाइन क्रॉस हो रहा है तो डेट इज ट्रांसवर्सल लाइन, और अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के सम 180 डिग्री के बराबर होगा।